आंखें बंद कर लेने से सूरज की रोशनी ओझल नहीं होती। रामायण के सुंदरकांड में यह स्टेटमेंट बोला गया था कुंभकर्ण के द्वारा अपने भाई रावण को। तो देखिए आपको भी ये चीज़ सोचना चाहिए, लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि कोई भी चीज़ को ना जो है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। सी बस आंख बंद कर लीजिए, बोलिए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जो है सो है। तो आप बात करने वाला हूँ जे झारखंड सीजीएल 2022 के एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे अच्छे लेवल के जो पर्सनालिटीज है, लोग हैं, फॉर्म इसको भरे हैं, तो कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन अलग लेवल का कीजिएगा। ओके, यहाँ तक देखिएगा पार्ट 8 तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ कंप्यूटर लैंग्वेज के क्वेश्चन में। ओके, और इसमें 20 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। पेपर 3 आपका क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, आपका मेरिट लिस्ट वाला पेपर है, तो इसको याद रखिएगा, ध्यान से इसको कीजिए। ओके, पेपर 2 और 3 ध्यान से कीजिएगा, और मैं पेपर 1 और 3 का प्रिपरेशन आपको करा रहा हूँ। ओके, तो आपके साथ ना इंसाफ ही कर दिया क्या, चलिए जो भी हो। पेपर 2 आप लोग देख लीजिएगा ना, पेपर 1 और 3 में करा रहा हूँ। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, क्यूज वगैरह के लिए उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। थोड़ा सा चैनल से जुड़ जाइए, हो सके तो लाइक कीजिएगा, अच्छा लगता है तो, और बाकी कोई भी क्वेरी आता है कमेंट कीजिए, झारखंड वीडियो आपको जल्द मिलेगा। बाकी शुरू करते हैं वीडियो का पार्ट नंबर 8। कंप्यूटर के उस मोड को क्या कहते हैं जिसमें मॉनिटर और हार्ड डिस्क ऑफ हो जाता है ताकि ऊर्जा बहुत कम खपत हो। तो देखिए उस मोड जिसमें क्या होता है कि कंप्यूटर को हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम कोई लंच करने जाना है तो 5-7 मिनट का समय लगेगा, तो उसमें कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद कर दें, नहीं, उसको क्या करते हैं, बूटिंग करते हैं, इंस्टॉलिंग करते हैं, नॉर्मल मोड करते हैं, स्टैंड बाई मोड करते हैं। तो उसमें एक ऐसा प्रोसेस होता है स्टैंड बाई मोड। स्टैंड बाई मोड में क्या होता है कि आपका हार्ड डिस्क और जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर समझते हैं ना, स्क्रीन जैसा जो दिखता है कंप्यूटर में, उसको मॉनिटर बोलते हैं। तो मॉनिटर जो है ऑफ हो जाता है जिससे ऊर्जा की खपत कम हो, यानी कि आपका बैटरी सेव रहे, ठीक है, तो उसको स्टैंड बाई मोड बोला जाता है। समझ गए, क्या बोला, स्टैंड बाई मोड में अगर कंप्यूटर को कर दीजिएगा तो आपका जो मॉनिटर है और हार्ड डिस्क है वो ऑफ हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो बैटरी है कम खपत होगा। तो 5-7 मिनट में आप अगर लंच करके आते हैं तो आप आराम से उस पर काम कर सकते हैं। तो पता चला कि ऑफ करके चले गए बहुत सारा चीज़, और ऑफ कर चले गए, उसके बाद जो है फिर से ऑन कर रहे हैं तो आपका 2-3 मिनट ऐसे चला गया। ओके, कंप्यूटर तुरंत ऑन करने के बाद तुरंत काम नहीं करता है, 1-2 मिनट का समय लगेगा, आप लोग को पता होगा। तो यहाँ समझ गए। बाकी बूटिंग प्रोसेस बताया था, बूटिंग के कंप्यूटर को जो है बंद करके ऑन करने के जो प्रोसेस होता है उसको बूटिंग कहते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कंप्यूटर अगर अपने आप बूट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, अच्छा बात है, नहीं भाई अच्छा बात नहीं हो, इसका मतलब उसमें वायरस है। इंस्टॉलिंग प्रोसेस होता है, कोई प्रोग्राम वगैरह को जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम या एप्लीकेशन को अपना जो सिस्टम होता है या कंप्यूटर होता है उसमें क्या करते हैं, सेव करने के प्रोसेस को इंस्टॉलिंग बोलते हैं, ताकि उस पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा से काम कर सके। कोई पार्टिकुलर होता है, जैसे कि आप लोग एप्लीकेशन वगैरह को इंस्टॉल करते होंगे अपना फोन में, तो उसी को इंस्टॉलिंग बोलते हैं। समझ गए। आंसर इज स्टैंड बाई मोड। स्टैंड बाई मोड में हम लोग कंप्यूटर को कर देते हैं ताकि एनर्जी का खपत कम हो। ऑपरेटिंग सिस्टम किस उद्देश्य से पहली बार लाया गया था, मैं पहले बता चुका हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग बहुत सारा देखे होंगे, एक तरह का जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, नाम में ही सिस्टम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, किस उद्देश्य से बनाया गया था पहली बार, यूजर फ्रेंडली, शेयर मेमोरी, गेम प्ले या ऑप्टिमाइज रिसोर्स। देखिए इसका आंसर ऑप्टिमाइज रिसोर्स है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम लोग बनाए थे ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसका मतलब था कि हम लोग कोई भी रिसोर्स वगैरह कोई भी चीज़ है उसको हम लोग ऑप्टिमाइज कर सके। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमाइज का मतलब होता है किसी के फंक्शन को जो होता है परफॉर्मेंस को बेटर बनाना, उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। समझे, जैसे आप लोग कंप्यूटर में देखे, मतलब मोबाइल फोन अगर जनरली चलाते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि एक ऑप्शन रहता है ऑप्टिमाइज का, जाके सर्च कीजिएगा थोड़ा सा, तो उसको जब ऑप्टिमाइज कीजिएगा तो बहुत सारा जो फोन वगैरह में देखे होंगे एप्लीकेशन वगैरह सारा जो रन कर रहा होगा वो सारा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारा जो चीज़ है से क्या होता है, बहुत सारा चीज़ करने के लिए मतलब डिलीट करने के लिए बोलता है ऑप्टिमाइजेशन वगैरह कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा फाइल्स वगैरह होता है तो कंप्यूटर को स्लो कर देता है या मोबाइल फोन को। तो ऑप्टिमाइजेशन में यही प्रोसेस होता है, परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को मतलब क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। ओके, तो प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए जो है क्या करे थे, फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लाए थे 1956 में, फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया था। ऐसे पहले भी था लेकिन फर्स्ट टाइम इसको हम लोग जो है मतलब मेनली रूप से यूज करने के लिए इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को लाए थे। ओके, 1956 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन डाला ना, लाइनक्स, यूनिक्स, एमएस डॉस या पास्कल, सीपीएम, देख बताइए कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आप लोग को इतना आप तक बार डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग साथ बने होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि लाइनक्स, यूनिक्स और एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई। पास्कल और थोड़ा सा सीपीएम में कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें सीपीएम भी एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ओके, पास्कल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो भाई है क्या, तो पास्कल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, समझ लीजिएगा पास्कल। थोड़ा सा लाइनक्स वगैरह, यूनिक्स वगैरह सबका तो आप लोग पता होगा। एमएस डॉस का फुल फॉर्म होता है, वैसे पूछते भी है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, एमएस वर्ड लग गया ना, समझ जाइए कि माइक्रोसॉफ्ट का है। तो एमएस डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और सीपीएम क्या होता है, देखिए सीपीएम जो होता है इसका मतलब होता है इसका होता है कंट्रोल प्रोग्राम। क्या होता है, कंट्रोल प्रोग्राम, और इसका मतलब होता है एम से मॉनिटर होता था। ध्यान दीजिए जब शुरू में जो है ना इसको जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया गया था सीपीएम को,
तो इसका नाम था कंट्रोल प्रोग्राम मॉनिटर। क्या था? कंट्रोल प्रोग्राम मॉनिटर। और बाद में जब हुआ क्या कि इसका नाम कंट्रोल प्रोग्राम माइक्रो कंप्यूटर्स कर दिया गया। क्या किया? माइक्रो कंप्यूटर्स कर दिया गया। समझ गए? तो योर आंसर इज हियर, आंसर हो गया आपका पास्कल। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेबस में मेंशन है ना, इस पे क्वेश्चन आता है। किसी सॉफ्टवेयर या तकनीक की उपयोगिता परखने के लिए, या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी सॉफ्टवेयर या तकनीक की उपयोगिता परखने के लिए निर्माण के दौरान उसे बाजार में उतारने का प्रोसेस को क्या कहता है? यानी कि मान लेते हैं कि कोई अभी काम प्रोसेस में है, तो उसको हम लोग मार्केट में रिलीज करते हैं। मार्केट में क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, ताकि पता चल सके कि वो जो पार्टिकुलर टाइप का हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ बना रहे हैं, सिस्टम ला रहे हैं, तो क्या यूजर फ्रेंडली है, वो काम कर रहा है सही से, तो उसके लिए हम लोग उसको क्या नाम देते हैं? अल्फा टेस्टिंग, बीटा रिलीज, गामा रिलीज या फिर डेल्टा रिलीज। तो देखिए उस चीज़ को हम लोग बीटा रिलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा रिलीज। तो ध्यान दीजिए, कभी भी अगर बीटा रिलीज होता है तो उसमें क्या होता है कि हम लोग उसको चेक करते हैं कि जो पार्टिकुलर हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ओके, वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि उसमें कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो इसके लिए उसको बीटा रिलीज कहते हैं। और ध्यान दीजिए, अल्फा टेस्टिंग क्या होता है? जो उस एप्लीकेशन का जो वर्तमान में टेस्ट चल रहा है, जिसके लिए उसको बीटा रिलीज किया गया है, तो उसको अल्फा टेस्टिंग बोलते हैं। यानी कि टेस्ट चल रहा है उसको अल्फा टेस्टिंग बोलते हैं। और उस टेस्ट को हम लोग मार्केट में ले आए, ठीक है, उस एप्लीकेशन को, ताकि देखें कैसा काम कर रहा है, उसको बीटा रिलीज करते हैं। कंफ्यूजन नहीं होगा तो फिर से देख लीजिएगा। जो टेस्ट चल रहा है उसको अल्फा टेस्टिंग बोलते हैं, और जो उसको रिलीज किया गया उसको हम लोग बीटा रिलीज करते हैं। बाकी गामा तमा ये सब देख लीजिएगा। तो ऑप्शन है, तो बीटा रिलीज आपका आंसर हो गया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर उत्पादों की अग्रणी कंपनी इंटेल, बताइए स्थापना किनके द्वारा किया गया था? इंटेल कंपनी का स्थापना कब हुआ था बताइए जरा। बहुत सारा आप लोग का कंप्यूटर खोलिएगा थोड़ा सा ना, तो उस पर देखिएगा ना इंटेल लिखा होगा, है कि नहीं है, कि उखाड़ के फेंक दिए सारा। लोग करते क्या है ना, बहुत सारा स्टिकर पसंद भी नहीं करते हैं, तो उसको हटा भी देते हैं। तो लेकिन अच्छा दिखता है यार, मल्टी कलर्ड होता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, उठाना नहीं चाहिए। तो बताइए, गार्डन मुरे थे, विंड सर्फ थे, बॉम नुई थे, या फिर बोथ ए एंड सी, क्या थे? तो बहुत सारे सोचेंगे कि डी ऑप्शन में ए और सी क्यों डाले, मारो इसी को। चलिए भाई, ऐसा भी कभी कभी ट्रिक काम कर जाता है। तो आंसर आपका डी है, ए और सी। ठीक है, ए और सी। तो गार्डन मुरे और जो आपका बोर्न नुई थे, उनके द्वारा इंटेल कंपनी का स्थापना किया गया था। इंटेल कंपनी का स्थापना देखिएगा तो 1968 में किया गया था ना, 1968 में। पता है ना उस टाइम क्या हुआ था? फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आया था इंडिया में, कोठारी आयोग के कमीशन के बाद। थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ा कीजिए। तो क्या हो गया आपका? गार्डन मुरे और विंड सर्फ, सॉरी बॉम नुई के द्वारा, ठीक है, बॉब नहीं है, बॉम, बॉम लिखा गया है क्या? थोड़ा देखते हैं जरा जी, बॉब था ना, बॉम नहीं है। इसको पीडीएफ में सही करके दे दूंगा। ओके, तो क्या हो गया आंसर? बोथ ए एंड सी, गार्डन मुरे और बॉब नोई। ठीक है, तो ए और सी चला गया। बाकी 1968 बता ही दिया। ओके, तो रिलेट कर लीजिएगा, आपका फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी के टाइम में किया गया था। हेडक्वार्टर आपका देखने को मिलेगा वही यूएसए में ही इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। माउंटेन व्यू, वे नियम जिनके माध्यम से दो कंप्यूटर के बीच डेटा का आदान प्रदान होता है उसको क्या बोलते हैं? बताइए जरा। वे एक क्या होता है? सिस्टम होता है, प्रोटोकॉल होता है, जिसके माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच डेटा का ट्रांसफर होता है, उसको क्या बोलते हैं? एफटीपी, पॉप, एचटीएमएल या फिर एचटीटीपी। तो देखिए, इसको जो होता है एचटीटीपी होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप लोग सुने होंगे ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। मोबाइल वगैरह चलाते होंगे तो एचटीटीपी तो ऐसे करके लिखा हुआ आता है ना, ऐसे ऐसे करके। तो एचटीटीपी लिख के आता है। अच्छा, एक जो ऑब्लिक होता है इसका मतलब है कि कम सिक्योर है, डबल अगर ऑब्लिक है इसका मतलब है ज़्यादा सिक्योर आपका वेबसाइट है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, याद रखिएगा। तो एचटीटीपी ऐसे होता है, समझ गए? तो इसमें उसके बाद कुछ होता है, तो कोई भी अगर फाइल वगैरह इन्फॉर्मेशन या सर्च करते हैं तो एचटीटीपी काम करता है। ओके, तो यानी कि कोई भी जो है से दो माध्यम के बीच कंप्यूटर में डाटा का आदान प्रदान होता है तो वहाँ पे एचटीटीपी काम करता है। ओके, बाकी एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जनरली। ओके, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पोप सर्विस याद रखिएगा ना, पीओपी। पोप का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस सर्विस। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है ना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। सर्विस तो एक है यह, लेकिन पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। तो देखिएगा, ये जो पोप है ईमेल पर काम, ईमेल जो है ना आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो ईमेल है से यही पोप पर काम करता है, इसको याद रखिएगा। बाकी एचटीएमएल होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेब पेज वगैरह को डिजाइन करने के लिए इसको करते हैं हम लोग ना। क्या होता है? एचटीएमएल होता है, कोडिंग होता है, तो वेब पेज बनाने के लिए इसको यूज करते हैं एचटीएमएल का कोड। ठीक है, फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बाकी आपका आंसर एचटीटीपी हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, तो अंतर पता चल गया दोनों में, किसमें? एचटीएमएल और एचटीटीपी में। एचटीएमएल क्या किया? एचटीएमएल जो है से वेब पेज वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं ना, जबकि एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, दो कंप्यूटर के बीच में डेटा का क्या करता है, जो है से ट्रांसफर करता है। ठीक है, चलिए, पोप सर्विस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये है से ईमेल वगैरह इस भी काम करता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल।
नेक्स्ट है वह एकीकृत सेवा जिसमें एक ही रास्ते से ध्वनि, दृश्य और अंक की सूचना भेजने की क्षमता होती है। कहने का मतलब वह इंटीग्रेटेड सर्विस है। क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस है विच इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग साउंड, विजिबल एंड न्यूमरल इन्फॉर्मेशन। सब चीज़ भेज सकते हैं एक ही बार में। तो हम लोग क्या बोलते हैं? ASC FTP DTP या ISDN क्या बोलते हैं उसको? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए D, ISDN। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। और इसमें जैसे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखे हैं तो यह ISDN का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें आप लोग देखिए ऑडियो वीडियो और भी बहुत सारी चीज़ अगर आराम से कर सकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और इस सर्विस को हम लोग बोलते हैं ISDN और ऐसे सेवा बोल सकते हैं, नेटवर्क ऐसे नाम है इसका। क्या हुआ? फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देख ली इसमें डाला ही नहीं, क्या कहाँ चला गया उसका? यहाँ पे नहीं होगा, फिर देखते हैं बाकी सारे वर्ड्स जो इसमें आए हैं। फुल बता देता हूँ। ASCI होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर से बोलता हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस बार आ रहा है तो इस फुल पर पूछा जाता है। DTP यहाँ इंपॉर्टेंट है ना, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आप लोग कंप्यूटर कोर्स के होंगे तो वहाँ कराया गया होगा। DTP का थोड़ा सा यूज बता देता हूँ ना। DTP जो है सही थोड़ा सा आप लोग ब्रोशर देखे होंगे, ठीक है? वाउचर नहीं बोलिएगा उसको, ब्रोशर बोलते हैं। आपका पोस्टर वगैरह होता है, या फिर अगर बहुत सारा हमको 3D इमेज टाइप का बनाना है, ओके, तो उसके लिए हम लोग DTP यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग का यूज करते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा इसको। तो आंसर आपका ISDN हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए जो वास्तविक समय में पढ़ता है और उत्तर देता है। देखिए कहने का मतलब है कि आपको ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताया जो एक्चुअल टाइम में कोई चीज़ रीड करता है और उसको उस पर रिएक्ट करता है, तो उसको हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारा अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आएगा, रियल टाइम आएगा, एक दो और आएगा, ओके, तो देखेंगे हम उसको। तो उसको बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि रियल मतलब करंट समय में कोई चीज़ पढ़ रहा है और तुरंत उत्तर दे रहा है, ओके, तो उसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम से जानते हैं। और बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ओके। बोल देगा कि क्या है, बहुत सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या है, तो ऐसा याद मत रखिएगा, मतलब मत भूलिएगा मत, ओके। कंप्यूटर में प्रयुक्त ADP से क्या तात्पर्य है? बताइए इसका मीनिंग, मतलब बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है ADP का। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, या फिर फुल फॉर्म समझिएगा तो बताइए। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोटोकॉल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा पैटर्न, क्या होता है? तो इसका आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऐसे भी 1-2 नंबर क्वेश्चन आते जाते हैं, ओके। EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ओके। चलिए, प्रोसेसिंग काम कौन करता है? CPU करता है कंप्यूटर में, ठीक है, जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICANN का गठन कब किया गया था? ICANN का गठन कब किया गया था बताइए, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग कि ICAN होता क्या है। देखिए ICANN जो है इसका गठन किया था 1988 में। कब किया गया था? 1988 में इसका गठन हुआ था। आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ICANN के बारे में। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नेटवर्क। ध्यान दीजिएगा, असाइंड नेम्स एंड नेटवर्क, तो ध्यान दीजिएगा ICANN, ओके, ICANN। यहाँ पे लग रहा है ना थोड़ा बहुत कुछ यहाँ से गड़बड़ लग रहा है, ओके, क्योंकि नहीं, ठीक है, ओके, असाइंड नेम्स ICANN है ना, असाइंड नेम्स एंड नंबर होना चाहिए, या सही है, थोड़ा सा गड़बड़ तो है, यहाँ नेटवर्क नहीं होना चाहिए। ICANN है तो इसको हम लोग नंबर बोलते हैं ना, फुल फॉर्म थोड़ा सा यहाँ से गड़बड़ है, लिखने टाइम में थोड़ा सा उतना ध्यान पे नहीं रहता। इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर, नेटवर्क नहीं होगा, नंबर होगा, ओके। चलिए, और फिर से चेक कर लिया कि मैं सही हूँ कि नहीं, तो यहाँ नंबर ही होता है, नेटवर्क नहीं होता है। तो चलिए, इसका यूज कहाँ है? ICANN का आपने फुल फॉर्म देख लिया कि इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर होता है, ओके। तो इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर के लिए ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट पर जितना भी कंप्यूटर होता है उसके लिए एक स्पेशल एड्रेस होता है। क्या होता है? एक स्पेशल एड्रेस होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए जो है इसका गठन किया गया था 1988 में। आप लोग आप लोग का सबका आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड, तो उसके लिए सबके लिए एक अलग नंबर है ना, तो सबके लिए जो अलग नंबर होता है तो उस तरह से आपको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो उसी तरह से हर एक कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए नेट पर एक तरह का क्या होता है, एक विशेष पता दिया जाता है कि चलिए भाई आपका कंप्यूटर का ये एड्रेस है, ओके, समझ जाइएगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ICANN का गठन इसीलिए किया गया था। समझ चुके होंगे। तो चलिए, बाकी सारा एक और सिंपल एग्जाम्पल बता दूं। जैसे कि आप लोग IP एड्रेस देखे हैं ना, IP एड्रेस
इसमें 4 डिजिट होता है ना, 4 डिजिट ऐसे ऐसे होता है, 4 डिजिट होता है, इसमें यहाँ डॉट से सब सेपरेट होता है यहाँ पे। ओके, तो इंटरनेट जो आईपी एड्रेस होता है उसमें क्या होता है, आप जो भी करंट टाइम में इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसका एड्रेस होता है कि आप लोग कहाँ से यूज कर रहे हैं, सब उसको पता रहता है। ओके, इंटरनेट पर पता है कि आप कहाँ से इंटरनेट यूज कर रहे हैं। जैसे पता चलता है ना, बिहार में पता चलता है कि लोग कहाँ कहाँ से क्या देख रहे हैं, पता चला था ना एक बार, आपको तो पता होगा। तो वह सब आप लोग जो आईपी एड्रेस होता है उससे पता चल जाता है कि आप लोग कहाँ से क्या काम कर रहे हैं। ओके, तो समझ गए, ICANN का गठन 1988 में किया गया था। अब इसका मेन पर्पस था कि हर एक कंप्यूटर के लिए एक इंटरनेट पर स्पेशल एड्रेस दे सकें। कार्ड रीडर बताइए कि किसका एग्जांपल है। तो देखिए कार्ड रीडर, अब देखे होंगे ना, कार्ड रीडर एक तरह का, ये सब जो कार्ड रीडर होता है देखे होंगे आप लोग कि जो कार्ड वगैरह रीड करता है, तो किस तरह का एग्जाम्पल है। तो वो जो है से आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके, चलिए तो याद रखिएगा कार्ड रीडर के बारे में। अच्छा बताइए कि कार्ड रीडर कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, जब बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरनेट आधारित सेवा जिसका उपयोग कर यूजर को सभी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट के माध्यम से आवश्यकता के समय तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, क्या कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जो एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ की क्या होता है कि एक ऐसा सेवा सर्विस जिसमें क्या होता है कि जब भी आपको जरूरी पड़े, ठीक है, क्या पड़े, जब भी जरूरी पड़े, तो जितना भी आपका सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम जितना सिस्टम है सब तुरंत आपको मिल जाता है जब भी आपको जरूरत पड़ता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्लाउड सर्फिंग, फिशिंग या फिर डाउनलोडिंग बोलते हैं। तो क्या होता है उसको, तो देखिए वो जो प्रोसेस होता है उसको क्लाउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लाउड। तो वहाँ से जो एक ऐसा सिस्टम होता है उसको क्लाउड बोलते हैं। तो कोई भी क्लाउड में ना बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह सेव रहता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, क्लाउड में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन सेव रहता है। कोई भी चीज़ आपको जरूरी पड़ेगा तो कंप्यूटर में आप फटाक से यहाँ से ले सकते हैं, तो उसको हम लोग क्लाउड बोलते हैं। बाकी सर्फिंग या फिर इसको ब्राउजिंग बोलते हैं हम लोग। तो इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ आप लोग देखते हैं तो उसको सर्फिंग बोलते हैं, सर्च करना वगैरह खोजना को सर्फिंग बोला जाता है। बाकी एक फिशिंग एक तरह का देखिएगा प्रोसेस होता है जिसमें आपके कंप्यूटर वगैरह में, ठीक है, जनरली ईमेल के माध्यम से कोई एक ऐसा मतलब फाइल वगैरह को सेंड किया जाता है, ठीक है, ताकि आपका जो कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कार्ड वगैरह का इन्फॉर्मेशन वगैरह है तो सारा चुराया जा सके। ओके, तो उसको हम लोग फिशिंग बोलते हैं, ठीक है। फिशिंग मतलब मछली मारना नहीं है, फिशिंग मतलब है कि कोई जानकारी चुराने के इरादे से आपके कंप्यूटर में कोई गलत फाइल को भेजना, उसको बोलते हैं फिशिंग। बाकी डाउनलोडिंग प्रोसेस आप लोग जानते हो, कोई फाइल को इंटरनेट के माध्यम से सेव करते हैं अपना लैपटॉप या कंप्यूटर में, ओके, या फिर मोबाइल फोन में, तो उसको डाउनलोडिंग बोलते हैं। तो आंसर इज क्लाउड। तो क्लाउड होता है, याद रखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग में डिस्कस कर भी चुका था मतलब एक वीडियो में। इन आविष्कारकों को सुमेलित कीजिए। बताइए कीबोर्ड का आविष्कार कौन किए थे, माउस, बाइनरी सिस्टम, इंटीग्रेटेड सर्किट या विकीपीडिया। विकीपीडिया बहुत ऑथेंटिक सोर्स है, इसके बारे में जानिए। कि आपको ना यूट्यूब से कब पूछता हूँ, यूट्यूब जो है से आप लोग यूट्यूब इतना वीडियो देख रहे हैं, बताइए कि यूट्यूब का जो है से मतलब इसको बनाए कौन थे, आविष्कार कौन किए थे, बताइए जरा, कब किए थे। चलिए बताता हूँ, यूट्यूब 2005 में आया था, कौन किए थे बताइए। तो देखिएगा थोड़ा सा इसको मैच करता हूं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले कीबोर्ड आता है, तो कीबोर्ड क्रिस्टोफर लाथम सोल्स के द्वारा किया गया था। माउस डगलस एंजलबर्ट। ओके, बाइनरी सिस्टम का आविष्कार देखिएगा डॉक्टर वॉन न्यूमैन किए थे। इंटीग्रेटेड सर्किट जेएम किल्बी के द्वारा किया गया था। और विकीपीडिया है से जिमी वेल्स। और किनके द्वारा किया गया था बता दीजिए। जिमी वेल्स एक और पर्सन है, बता दीजिए कौन है। पीडीएफ में दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए, बट यहाँ से एक दो क्वेश्चन अभी बताइए, थोड़ा बहुत अभी सर्च कीजिए ना, कितना इन्फॉर्मेशन मैं सर्च करता हूँ, थोड़ा बहुत अभी सर्च कीजिए। तो आपका आंसर देख लीजिएगा, ए का 3 हो जाएगा। कीबोर्ड देख लीजिए फिर से, क्रिस्टोफर लाथम सोल्स हो गया। माउस का डगलस एंजलबर्ट हो गया। बाइनरी सिस्टम का आविष्कार किए थे डॉक्टर वॉन न्यूमैन। इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि आपका 3rd जनरेशन में आया था, जेएम किल्बी किए थे। और विकीपीडिया का जो है जिमी वेल्स और एक पर्सनालिटी और किए थे, तो उनका नाम आपको बताना है, बाकी देख लीजिएगा यहाँ से। ओके चलिए, कीबोर्ड पर जनरल देखिएगा तो 104 बटन होता है, लेकिन ऐसे देखिएगा 104 से 108 तक दे देगा ऑप्शन, ठीक है, तो उसको हिसाब से लगा लीजिएगा। ओके, 104 से 108 बटन तक हो सकता है अलग अलग कीबोर्ड में। ओके चलिए, और कीबोर्ड पे फंक्शन की संख्या 12 होता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, F12 तक होता है, देख लीजिएगा थोड़ा, तो समझ लिया गया, इसको मैच कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर और सफारी किसका एग्जांपल है, बताइए जरा। एंटीवायरस का, वेब पेज का, वेब ब्राउजर का, वेबसाइट का, किसका एग्जांपल है। तो ये जो है से आपका वेब ब्राउजर का एग्जांपल है, आपको पता होगा। एक्सप्लोर मतलब क्या होता है, एक्सप्लोर मतलब खोजना, जब खोज रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहे हैं, कुछ भी ब्राउज कर रहे हैं, दैट सिंपल। इसका मतलब कि वेब ब्राउजर, बहुत सारा वेब ब्राउजर आप देखोगे, सबसे फेमस कौन है, सबसे फेमस है गूगल क्रोम। क्या है, गूगल क्रोम है ना, गूगल क्रोम। तो ऐसे गूगल क्रोम रहता है, तो सबसे फेमस गूगल क्रोम है। और बहुत सारे है आपका, पहले ओपेरा मिनी चलता था। ओके, बहुत सारा वेब ब्राउजर्स आप लोग देखे होंगे। तो वही सारा है, इंटरनेट पर कोई भी चीज़, सूचना वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह को सर्च करना होता है, तो हम लोग इंटरनेट, अच्छा आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ है ना, आप लोग देखे होंगे, तो मतलब बहुत सारा एग्जाम्पल है, कितना नाम ले। तो वेब ब्राउजर्स हो गया, आजकल तो मार्केट में बहुत सारे हैं। एक यूसी ब्राउजर, वो भी एक ब्राउजर ही है। ओके, यूसी ब्राउजर फेमस था। आंसर पता चल गया ना, आंसर आपका सी हो गया, वेब ब्राउजर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है। इंटरनेट तो पहले पहले बता चुका था ना। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट दो वर्ड से मिलकर बना है, इंटरनेशनल नेटवर्क। ओके, इंटरनेशनल नेटवर्क से इंटरनेट बना है। इंटरनेशनल का इंटर ले लिया यहाँ से, इंटरनेशनल, और नेटवर्क का नेट ले लिया तो इंटरनेट बन गया। तो ऐसे होता है, ठीक है। इसको नेटवर्कों का नेटवर्क बोला जाता है ना, नेटवर्कों का नेटवर्क बोला जाता है। बहुत सारा देखिए, इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट में बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड करके एक वास्ट नेटवर्क बनाते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर एक जो है बहुत वास्ट नेटवर्क बनाते हैं, उसको हम लोग इंटरनेशनल नेटवर्क बोला जाता है। ओके, तो क्या इसका दूसरा नाम बताइए जरा। इंटरनेट की शुरुआत पता है ना, अभी मैं चर्चा करता हूँ, पहले इसका आंसर बता दूँ आपको। वर्चुअल स्पेस, डेटा स्पेस, साइबर स्पेस या इन्फॉर्मेशन स्पेस। तो थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है। साइबर कैफे में गए हैं ना, तो साइबर कैफे में लोग क्यों जाता है? ताकि वहाँ पे इंटरनेट का यूज कर सके। तो साइबर स्पेस उसका दूसरा नाम है। ओके, भारत में इंटरनेट सर्विस की शुरुआत 15 अगस्त 1900 कब किया गया था? भूल रहे हैं क्या? 1995 में किया गया था। ओके, याद रखिएगा, 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट की सर्विस भारत में शुरू किया गया था। फादर ऑफ इंटरनेट हम लोग डॉक्टर विंटसर्फ को बोलते हैं। फादर ऑफ इंटरनेट हम लोग किसको बोलते हैं? डॉक्टर विंटसर्फ ना, विंटसर्फ, याद रखिएगा, इनका नाम है विंटसर्फ। एक ऑप्शन आएगा, अभी टेंशन मत लीजिए। ओके, तो समझ चुके होंगे आप लोग। और इंटरनेट जो है, इंटरनेट ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में इंटरनेट यूजर की संख्या बहुत ज़्यादा है। महाराष्ट्र में इंटरनेट की यूजर की संख्या सबसे ज़्यादा है, और बिहार में सबसे कम है। बिहार में सबसे कम है, और झारखंड में उसके ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है। यानी कि देखिएगा तो शायद झारखंड में 26% था, और बिहार में 28%, मतलब 26% बिहार में है, झारखंड में 28% है। तो सबसे कम कहाँ होगा? बिहार में, और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। याद रखिएगा थोड़ा सा ना। तो चलिए, यही हो गया आपका। डेटा वगैरह उतना रटा नहीं होता है, सब पूछेंगे आपसे नहीं, बस जस्ट आइडिया देने के लिए मैं बताता हूँ। तो इसे फोकस कीजिएगा। हाँ, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, बिहार में सबसे कम, इसको याद रख सकते हैं। झारखंड उससे थोड़ा सा ऊपर है। मल्टी प्रोग्रामिंग किस जनरेशन के कंप्यूटर में शुरू किया गया था? मल्टी प्रोग्रामिंग समझ रहे हैं ना? मल्टी प्रोग्रामिंग बता था ना कि एक साथ में बहुत सारा अगर हम लोग काम करते हैं तो उसको हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं, समझे? तो बताइए किस जनरेशन शुरू किया गया था? फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? तो देखिए आगे पीछे करके ऑप्शन है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। थर्ड जनरेशन हम लोग इसका यूज किए थे, ठीक है। थर्ड जनरेशन हम लोग क्या किए थे? मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज किए थे। मल्टी प्रोग्रामिंग, एक साथ में बहुत सारे प्रोग्राम को करने का प्रोसेस को मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। थोड़ा सा जनरेशन कंप्यूटर बताता हूँ। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, और फोर्थ जनरेशन, और फिफ्थ जनरेशन। ओके, फर्स्ट जनरेशन देखिए बहुत ज़्यादा आपको पता होगा कि बहुत बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता था, ये रूम के साइज इतना, उसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। सेकंड जनरेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर लेकर आ गए। ओके, थर्ड जनरेशन में क्या आ गया? थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आया था। क्या आया था? इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का यूज शुरू कर दिए थे, और फिफ्थ जनरेशन में जो है माइक्रो प्रोसेसर का बहुत एडवांस वर्जन आता है। यानी कि देखिएगा इसको, तो इसको बोलते हैं VLSI। क्या बोलते हैं? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इसको बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यही यूज हुआ था। थोड़ा सा जनरेशन कंप्यूटर थोड़ा सा याद रखिएगा। तो जो थर्ड जनरेशन में हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज किए थे, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट जब लाए थे तब हम लोग इसका यूज किए थे। फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर आया था। ओके, और बाकी कंप्यूटर में पूछते हैं कि एक ऐसा बोर्ड जैसा चीज रहता है जिसमें बहुत सारा डिवाइस वगैरह जैसा लगता है कि चिप वगैरह, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको मदरबोर्ड बोलते हैं ना। चलिए, आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका थर्ड जनरेशन ना। थर्ड जनरेशन में हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्तमान प्रोग्राम में फाइल मेन्यू। ध्यान, अच्छा क्वेश्चन है इसमें। देखिए कोई भी अगर एप्लीकेशन आप यूज कीजिएगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वगैरह हो गया, ठीक है, MS वर्ड वगैरह होगा, तो उसमें वर्तमान समय में यानी कि जो अभी करंट टाइम में जो है आप अगर फाइल मेन्यू खोलना है, क्या करना है? फाइल मेन्यू खोलना है, तब कौन सा शॉर्टकट की लगाइएगा? Ctrl+F, Shift+Alt+F, Alt+F या Shift+Alt+F, क्या लगाइएगा? तो इसमें देखिए शॉर्टकट की होता है, पता होना चाहिए। Alt+F लगाते हैं ना, Alt+F लगाइएगा। तो जो वर्तमान समय का जो फाइल मेन्यू है ना, मेन्यू मतलब एक तरह से क्या होता है? मैंने कोई चीज़ के बारे में पूरा चीज़ बताता है कि मतलब आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके बारे में क्या क्या आइडिया ठीक चीज़ है। ओके, तो उसको बोलते हैं फाइल मेन्यू, ठीक है। चलिए, तो फाइल मेन्यू अगर खोलिएगा तो Alt+F दबाइएगा, फाइल मेन्यू आपका खुल जाना है। ओके, तो आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब हम HTML कोडिंग में किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो बैकएंड सर्वर के रूप में कौन काम करता है? ध्यान दीजिएगा, जब HTML आप कोडिंग करते हैं, ओके, तो दो चीज़ होता है। एक तो होता है कि आप इंटरनेट पर आप कीजिएगा, और एक चीज़ कहीं पे कोई चीज़ लिख के रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि होता क्या है ना कि जैसे इंटरनेट पर मैं जस्ट एग्जांपल लूँ, जैसे कि आप लोग कोई चीज़ परचेज करते हैं, क्या करते हैं? कोई चीज़ परचेज करते हैं, तो दो ऑप्शन होता है। क्या होता है? दो ऑप्शन होता है। ओके,
तो दो ऑप्शन में मतलब पहले लॉगिन का प्रोसेस समझिए, लॉगिन का प्रोसेस समझिए। तो लॉगिन का प्रोसेस समझिएगा ना, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप यहाँ पे नाम डालिएगा, ओके, क्या डालिएगा, नाम डालिएगा, और उसके बाद वहाँ से अपना पासवर्ड वगैरह डालते हैं। तो इसका जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो पहले से आप डाल कर रखे होंगे तो आपको साइन इन करने का ऑप्शन देगा, और नहीं डाले होंगे तो साइन अप का ऑप्शन देगा। तो अगर डाल कर रखे हैं तो आपका जो है डेटा यहाँ पे स्टोर है, क्या है, डेटा स्टोर है। तो यहाँ से डेटा स्टोर होता है, और उसके बाद जब यहाँ से डाले ना, तो इस कंप्यूटर से आपका जो डेटा है इसको जाके वेरीफाई करेगा। तो इसको बोलते हैं बैकएंड सर्वर, क्या बोलते हैं, बैकएंड सर्वर। और जो आप करंट में काम कर रहे हैं इसको बोलते हैं फ्रंट एंड सर्वर, ध्यान दीजिएगा, इसको फ्रंट एंड सर्वर बोलते हैं, इसको बैक एंड सर्वर बोलते हैं। तो जो डेटा शुरू में स्टोर होता है उसको बैक एंड सर्वर बोलते हैं, जो डाटा बाद में जो होता है, मतलब सॉरी, अभी जो करंट में काम कर रहे हैं वो फ्रंट एंड हो गया, और जो डेटा जो पहले स्टोर है वहाँ पे बैक एंड सर्वर हो गया, ओके। तो यहाँ से अगर वेरीफाई करके इन्फॉर्मेशन आप सही दिए तो बैकएंड सर्वर आपको अलाउ कर देगा काम करने के लिए, अदरवाइज अलाउ नहीं करेगा, ओके। तो यहाँ से देख लीजिए, अगर कोई चीज़ अगर HTML कोडिंग आप कर रहे हैं तो आपका बैकएंड सर्वर के रूप में आपका क्या होता है, नोट पैड होता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा रहता है, और कोई काम आप यहाँ पे करते हैं अभी करंट में तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन को लेता है, समझे बात को। तो ये होता है बैकएंड सर्वर और फ्रंट एंड सर्वर। एक क्वेश्चन यहाँ से और आएगा कि अगर बैकएंड सर्वर के रूप में अगर नोटपैड काम करता है तो फ्रंट एंड के सर्वर के रूप में कौन काम करेगा, तो फ्रंट एंड सर्वर होगा कोई तरह से एक इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, क्या होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, आज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बैकएंड सर्वर और फ्रंट एंड सर्वर समझ चुके होंगे। बैकएंड सर्वर मतलब जो पीछे काम करता है, जो आप लिख कर रखे हैं कोई चीज़, ओके, तो आप नोटपैड में लिख कर रखिएगा, उसके बाद जो काम करिएगा अभी वर्तमान में तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन को लेगा। तो फ्रंट एंड में आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाता है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओके। तो समझ लीजिएगा इसको, थोड़ा सा आई होगा। तो आंसर हो गया नोटपैड, बैकएंड सर्वर में नोटपैड, फ्रंट एंड में इंटरनेट एक्सप्लोरर, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस तरह का कंप्यूटर कोई इनपुट नहीं लेता है बल्कि अपना प्रोग्रामिंग का प्रयोग करता है। देखिए एक होता क्या है कि एक कंप्यूटर को हम लोग ऐसा बना देते हैं कि वो अपना किसी से बाहर से आप इनपुट डेटा वगैरह नहीं लेगा, डेटा को अगर कंप्यूटर में डालने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, ओके। तो इनपुट होता है, डेटा नहीं लेगा बल्कि सारा काम अपने ही कर सकेगा, और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर डिवाइस, सारा चीज़ उसमें सप्लाई डाल दी जाती है। तो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर, क्या बोलते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर। और मैं एक डिस्कस किया था, एम्बेडेड कंप्यूटर डिजिटल वॉच जो है एक आपका एम्बेडेड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। बाकी हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल प्लस एनालॉग कंप्यूटर को मिला दीजिए, हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाएगा। मल्टी फंक्शन के लिए हम लोग ऐसा काम करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आप लोग पढ़े हैं ना, हाइब्रिडाइजेशन तो वही होता है। तो समझ गया, आपका एम्बेडेड कंप्यूटर इज आंसर हो गया। MS DOS में कौन सा एक फाइल एक्सटेंशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आपका जो है से चलिए MS DOS में बताइएगा फाइल एक्सटेंशन कौन है। तो MS DOS में बहुत सारा फाइल एक्सटेंशन होता है, तो EXE, COM या फिर COM या BAT या फिर AVI, कौन होगा आंसर। तो देखिए सारा EXE देख रहे हैं, COM देख रहे हैं, COM, BAT सारा जो है से फाइल एक्सटेंशन है MS DOS में, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सब फाइल एक्सटेंशन है। मैं फाइल एक्सटेंशन के बारे में बात किया था ना, कोई भी अगर किस तरह का फाइल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग फाइल एक्सटेंशन का यूज करते हैं। फाइल वगैरह अगर मैं इसको बोलूँ एक फाइल है, बस इसके लास्ट में PDF लगा हुआ है, ओके, इसके लास्ट में PDF लगा हुआ है, तो बिना खोले आप समझ जाइएगा कि ये सब PDF है, क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, ओके। अब तो PDF इतना फॉर्मेट हो गया कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कोई जानता ही नहीं है, PDF ही जानता है, ओके। तो ये सारा चीज़ है, तो आप लोग PDF जानिएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, तो इसको बिना खोले हुए जान जाइएगा। अगर इस फाइल में MP3 लिखा हुआ है, क्या है, उसके लास्ट में ऐसे करके MP3 लिखा हुआ है, डॉट के बाद फाइल एक्सटेंशन डाला जाता है, तो बिना जाने हुए आप लोग समझिएगा कि ऑडियो प्लेयर है, ठीक है, मतलब ऑडियो फाइल है, बिना खोले जान जाइएगा। तो उसी तरह से एक्सटेंशन होता है फाइल एक्सटेंशन, ताकि हम लोग पता कर सके फाइल को बिना ओपन किए हुए कि किस तरह का फाइल है। तो फाइल टाइप को पता करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का यूज करते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो आपका AVI इसमें फाइल एक्सटेंशन नहीं होता है, क्या होता है, AVI जो है फाइल एक्सटेंशन नहीं होता है। तो AVI अगर देख लीजिएगा थोड़ा सा वीडियो का होता है ना, ऑडियो वीडियो का एक एक्सटेंशन होता है AVI। क्या होता है, AVI जो होता है एक ऑडियो वीडियो का एक्सटेंशन होता है, ओके, ये चीज जो समझ गए। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया C, ये फाइल एक्सटेंशन MS DOS में नहीं देखने को मिलेगा। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फुल फॉर्म होता है MS DOS का। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन थे, कैसा लगा बताइएगा। बाकी आप लोग देखिए ज़्यादा टेंशन लेके मत चलिए, ओके। मैं आपको हर एक चीज़ टाइम से प्रोवाइड करा रहा हूँ, डेली अब 8 बजे तक फिक्स कर ही दिया, ओके। आप लोग एंजॉय कीजिए, अपना प्रिपरेशन को थोड़ा बुस्ट कीजिए। पेपर 1, 2 और 3 पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा ना, पेपर 2 और 3 बहुत ज़्यादा हेल्प मैं कर दूंगा, आप लोग भी बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। देखिए कुछ ही देखिए, मतलब किसी को जो है ना से आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं सारे के सारे 25+ हैं। देखिए आप लोग को बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। देखिए अगर मैं कह दूँ कि मैं पढ़ा कर आपका सिलेक्शन दिला दूंगा तो नहीं, मैं गलत हूँ, मैं आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकता हूँ। आपका सिलेक्शन जो है से आपका मेहनत दिलाएगा, हाँ, बस आपको ऐसे बहुत ज़्यादा हद तक मैं हेल्प कर दूंगा, ओके, बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प कर सकता हूँ, मैं सिलेक्शन नहीं दिला सकता। जो मैं शुरू में बात किया था ना कि आंखें बंद करने से सूरज की रोशनी ओझल नहीं हो जाती, तो उसी तरह से है, मैं कोई चीज़ को बहकावे में किसी को रखना नहीं चाहता हूँ, ये हकीकत है। बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, कॉम्पिटिशन थोड़ा सा ज़्यादा है, ओके।
तो बाकी अगर यहाँ आ चुके होंगे यहाँ तक तो जय हिंद का नारा लगा कर चले जाइए ताकि पता चले कि आप लोग यहाँ तक लास्ट तक आए हैं। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं कौन सा टॉपिक होता है। तब तक ख्याल रखिए अपना, प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लिख के जाइए। अपना ख्याल रखिए। वंदे भारतम।